नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का मुद्दा हमारा ये है कि महाराष्ट्र के लोक नेता जो हमारे बीच में नहीं है, वसंतराव जी डावखरे, उनकी आज जो है 74वीं जो है जयंती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनको शुभेच्छा देते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और हम जानेंगे उनके बारे में थोड़े से, क्योंकि डावखरे साहब ऐसे नेता थे जो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक सबको बीच बीच में जो है राज किया उन्होंने। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन से पक्ष का सत्ता है, कौन से पक्ष का विपक्ष है। सबके बीच में घुल मिल के रहते थे, चाहे बाला साहब ठाकरे हों, तीघे साहब हों, चाहे बाकी और दूसरे नेता विलास साहब देशमुख जी थे उस समय। और हम भी उनके साथ में करीब 20 साल तक उनके साथ पत्रकारिता की। और उनके जैसा मैंने नेता अभी तक तो शायद नहीं देखा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखा और उसको सुलझाया। तो उसी विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर डावखरे साहब के बारे में? आप काफ़ी करीब रहे हैं उनके, मैं देखा उनके पास आप कई बार बैठे थे, उनके साथ काफ़ी दोस्त थे उनके, बहुत अच्छे दोस्त थे जी। सर, एक बीजे साहब का एक अच्छा वचन उनके बारे में था। वो बोले कि असल में ऐसा है कि पहले ज़माने में वसंतराव डावखरे की कांग्रेस की नीति थी और ये शिवसेना में थे, तो उनमें थोड़ा सा गैप था और संघर्ष भी था जी। और मैं दोनों का मित्र था। तो वो जो बाद में डावखरे और डीजे साहब की जोड़ी जमी, वो मेरी वजह से जमी, क्यों मेरे माध्यम से ही दोनों एक साथ हो गए और जिंदगी भर साथ रहे। फिर डीजे साहब और डावखरे साहब, उनकी दोस्ती मेरा कारनामा था। जी जी। क्योंकि वो पहले संघर्ष में थे। मैंने दोनों को समझा कि ये थाना शहर जो है वो आप दोनों साथ में रहेंगे तो इसका मुंबई बन सकता है। दूसरी सर एक बात, अभी डावखरे के साहब के बारे में जो मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। एक पहली बात ये है कि थाना में शायद ही ऐसा कोई गरजवंत, जिसको बोलते हैं जरूरतमंद बोलते हैं ना हिंदी में, जी। ऐसा आदमी होगा तो जिसको डावखरे साहब ने मदद नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी जाता था कभी निराश होके नहीं आता था और सबसे मिलते थे, सबसे प्लस पॉइंट। हाँ, वो तो आजकल तो लोग नेता बन जाते हैं तो उनका फोन उठाना बंद, सिक्योरिटी मिलना बंद, दिखना बंद, बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, उनका घर जो था वो सबका घर था। यस। और लोग हक से जाते थे और हक से काम करते थे। हाँ, और वो कैसे फैमिली वाला आदमी था, तो लोगों को भी अगदी बाल बच्चे औरतें सब माया बहनें सब उनको वही रिश्ते से मिलने के लिए जाती थी। सर पहला बात उनका ऐसा है कि बहुत गरीबी और मेहनत से वो बड़े हो गए। उनकी माँ, अभी मैं जहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ से 5 मिनट के अंतर पर उनका भाजी का स्टॉल था। उसकी माँ बैठती थी, मैं कई बार देखा हूँ उनको वहाँ पे। और महापौर होने के बाद भी वो वहाँ पे सब्जियाँ बेचती थी। हाँ, और उनके पुराना एक घर था इधर, उधर भी मैं कई बार गया हूँ। सर, महापौर जिक्र किए तो मैं एक बार एक सवाल पूछूंगा आपसे कि डावखरे साहब सन 1988 में महापौर बने और 1 वोट से चूक गए थे। उसके ऊपर भी काफी बवाला हुआ और टीके साहब एकदम प्रेस्टीज इशू ले लिए थे। उसके बाद मर्डर भी हुए थाना में। क्या कहेंगे इन सब विषयों पर? इसमें बड़ी बात डावखरे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनके जीवन में मेरा रोल है उनका मेरे जीवन में भी रोल होता है। तो उस समय शंकरराव जी चौहान मुख्यमंत्री थे और उनका मैं मीडिया मित्र था। तो मैंने पहली बार शंकरराव जी से बोला कि जब मेयर बनने की इनका चांस नहीं था तो मैं बोला इनको विरोधी पक्ष नेता बनाओ। तो वो बोले कि गांव में वहाँ पे मोहन गुप्ते हैं, फिर अशोक राउल हैं, बीबी मोरे करके बहुत सारे थे जी। तो बोले वो सीनियर सब है। मैं बोला वो सीनियर जूनियर छोड़ो, ये आदमी ऐसी औकात रखता है, ऐसी हैसियत रखता है कि ये कल का थाना का मिनिस्टर है, कल का थाना का एमएलए है। ये कुछ भी हो सकता है और आप इसके ऊपर भरोसा रखो और इसको चांस दो। तो मेरी वजह से पहली बार वो अपोजिशन, उनको मालूम लीडर ऑफ द अपोजिशन बने और बाद में वो महापौर बने जी। वो दोनों में मेरा योगदान बहुत रहा। और इतना ही नहीं, उनका जब विधान परिषद का चुनाव हुआ तो सर ऐसा हुआ कि कांग्रेस वालों का उनको भरोसा नहीं लग रहा था कि कांग्रेस वाले टूटेंगे, ऐसा उनको दिख रहा था जी। तो दोस्त थे, हम यहाँ आके बैठते थे वो हमेशा, तो वो चिंता में थे। वो डावखरे साहब मुझे बोले कि
अनिल आलेतुरी में ही था, मैं वसंता बोलता था, वो अनिल बोलते थे, अनिल मला या काँग्रेसवाल्यांचा काय भरोसा वाटत नाही, वो मुझे दगा देंगे. तो मुझे ना जिन लोगों पे डाउट है उनकी संख्या जो है वो 10 के करीब है. तो मुझे 12 या 15 वोट बाहर से चाहिए, नगर सेवक, बाहर से नगर सेवकों के विधान परिषद में चुन के आने के लिए. तो मैं बोला देता हूँ मैं. तो मेरे को कॉन्फिडेंस होता था ना, मैं जिसका दोस्त हूँ वो मेरा दोस्त नहीं होता था, मैं भी वही होता था. मैं बोला मैं गणेश नाइक साहब से बात करता हूँ. तो गणेश नाइक साहब से मैंने बात किया और उस समय वो बाला साहब से टूट चुके थे जी. तो मैंने उनको बोला कि अपने को इनको वोट देना है. बोले ठीक है कोई बात नहीं. तो मेरे ही घर, ये अपना जो टेरेस है ना सर, इसके ऊपर कोई मंत्री मुख्यमंत्री आया नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, सब आते थे. तो उनकी मीटिंग मेरे यहाँ पे मैंने करवाई. सर बड़ी बात देखो दोनों की, कि इन्होंने बोला कि मुझे आप कितने वोट दे सकते हैं. बोले मैं 15 वोट दे सकता हूँ, मगर मुझे गारंटी नहीं मेरे लोग पैसा खा के क्या करेंगे. तो उसमें 12 वोट मेरे हैं कि जो मैं दे दूंगा आपको. तो हमारी बात होती रही ना खुले दिल से. तो जैसे आनंद तरे को पहली बार मुख्य ये सर, आनंद तरे को टिकट नहीं दे रहे थे, देखिए सर. आनंद तरे को उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नगर सेवक का टिकट मैंने दिलाया, इनके पीछे लग के. दिखे साहब के 3 बार महापौर बने हो सर. पहली बार महापौर भी मेरी वजह से बने. मैं बोला ये खर्चा करने वाला आदमी है और अभी खर्चा करने की बात है, ये 50 लाख तक छोड़ने को तैयार है. उस समय 50 लाख कितनी बड़ी बात होती थी. मैं बोला उसका बजट उसने मुझे बोल दिया है, मुझे महापौर का ये करो, तुम कैंडिडेट बना के दो, मैं 50 लाख खर्चा करते परचेस करता हूँ. और उन्होंने 50 लाख दे के खर्चा ही किया और वो चुन के आए, वो बात अलग है. मगर उनको टिकट नहीं दे रहे थे दिगे साहब. मैंने कई कारनामे ऐसे दिगे साहब मैंने किए. तो डॉक्टर साहब ने उनको पूछा कि भाई 12 वोट हैं तो क्या 2-2 देना है उनको, 1-1 देना है लाख. तो गणेश नाइक का बड़प्पन देखो. वो बोले देखो ये सब जो 12 लोग हैं, 15 हैं मगर 12 जो हैं वो मेरे भरोसे के लोग हैं और वो पैसे के लिए वोट नहीं करेंगे. वो आपको मैंने जबान दी है और आप मेरे मित्र हैं और मेरा आपके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है, इसके लिए वो दे देंगे और पैसे की जरूरत है. सर गणेश नाइक साहब ने 1 पैसा लिया नहीं और उनको 12 वोट दिए. और सर कांग्रेस वाले फूटे इतने फूटे कि आप बोलते वैसे 1 वोट से या 2 वोट से नहीं, कुछ मामूली वोट से जीत गए, 6 वोट से जीते. सर अगर मैं वो 12 वोट नहीं देता था तो हार जाते थे. बिल्कुल. तो ऐसा मेरा भी उनका, मैंने उनके जीवन में बहुत सारे योगा ऐसे कि जहाँ पे मैं, मगर बाद में ऐसा हो गया कि वो तो उपसभापति बन गए. सर मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उनकी ज्यादा करीबी सब दूसरे विपक्ष के लोग ही हुआ करते थे. सर उनका स्वभाव था जी, वो जगन मित्र थे. सबके साथ दोस्ती रखना उनको पसंद आता था. दिगे साहब से भी दोस्ती हो गई तो ऐसी होगी कि भाई बन गए दोनों. बाला साहब से भी था. और सर वो सर कैसे है ना कि उनके मन में जिसका जो गुण रहेगा, जिसका व्यक्तिमत्व में जो लेने लायक रहेगा, वो गुणग्राहकता थी. उनको बाला साहब भी उतनी पसंद थे जितने शरद पवार साहब थे. मतलब वो, और वो छुपाया. सर सबसे बड़ी बात उनकी ये देखो कि छुपाया नहीं उन्होंने. बाला साहब को खुल के जाके मिलते थे. बिल्कुल. कभी छुपाया नहीं कि मैं उनका चाहने वाला हूँ. पीछे दरवाजे से कभी नहीं गए, सामने फ्रंट से बिंदास. उनके होर्डिंग पे बाला साहब का फोटो आया था, दिगे साहब का फोटो था जब लोकसभा में खड़े 2004 में मैं देखा था. और मदद की है उन लोगों को. जी. मतलब सब क्या हुआ ना उनका, मैं बोलूँ कि अभी एकनाथ शिंदे जी का नाम अभी थोड़ा सा उभर के आया पिछले 3-4 साल में पर्टिकुलर, कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं. मगर उसके पहले सर महाराष्ट्र में थाना डिस्ट्रिक्ट में एक ही नाम चलता था कि जो मुख्यमंत्री होगा, और वो था डावखरे साहब का. सब मान चुके थे कि आज नहीं तो कल डावखरे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, भावी मुख्यमंत्री होंगे ही. और उनमें वो काबिलियत थी. सही बात, काबिलियत थी वो. सर उनकी क्या होगा ना, वो उनको कभी पवार साहब ने मिनिस्टर नहीं बनाया, उपसभापती तक ही रखा. उपसभापती पे उनको मराठीत आपण बोलतो ना कुजवलं, तसं कुजवलं त्यांना. याचं कारण एक असं होतं की वसंत डावखरेंची ताकद, उनकी ताकद जो थी वो इतनी थी कि मास लीडर वो बन सकते थे अगर उनको मंत्री पद दिया या ये दिया. वो मंत्री नहीं होते उपसभापति के नाम पे जितना काम करते थे सर, वो मुख्यमंत्री नहीं कर पाता था. बिल्कुल. और सभी मुख्यमंत्रियों से उन्होंने काम किए, वो लोगों के किए. बिल्कुल, सबके किए. तो मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार नहीं बन सके, मगर लोगों के मन के मुख्यमंत्री वो थे.
और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर पवार साहब ने बहुत अन्याय किया, फिर भी वो पवार साहब के साथ लॉयल रहे। उन्होंने सभापति उपसभापति पद से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। कितने मौके आए कि उनको मंत्री, राज्य मंत्री बना सकते थे पवार साहब, नहीं बनाया। मैंने 2000 के बाद मैंने थाना का पत्रकारिता देखा, मैंने उसके पहले मुंबई में था, लेकिन जिस तरह देखा कि डावखरे साहब के खिलाफ जो है उनके पार्टी के जैसे जितेंद्र आव्हाड जी थे, दोनों जन एक दूसरे के कट्टर, मतलब कि सर वो एक याद रखो जी, ये जो विरोधक आपको इसमें पवार साहब ने इस पर क्यों नहीं कंट्रोल किया? सर वही तो करवाते थे। ओ हाँ सर, बाला साहब ठाकरे आनंदी को बोलते थे कि गणेश नाइक को तुमको खत्म करना है जी, और गणेश नाइक के खिलाफ उनके महापालिका में जो थे, उनके महापौर थे, एक लेडी महापौर थी, ये थे, उनको बोलते थे कि तुमको गणेश नाइक को खत्म करना है। इन नेताओं की सदा रीत चली आई। हाँ, तो सुपारी किसने दी थी डावखरे को खत्म करने की पॉलिटिकली? पवार साहब वो देते ही है सर। इतना ही नहीं, जितेंद्र आव्हाड को पॉलिटिकली खत्म करने की सुपारी भी इसी तरह से दी जाती थी। वो किसने दी थी? वो डावखरे साहब ने दी थी। और किसको दी थी? मुझे ही दी थी। ओह आप भी सुपारी बाजी है। चलिए सर, ठीक है, एक सवाल। जितेंद्र बोलता है मुझे हमेशा जी जी कि तुमने मेरे जिंदगी के कम से कम 4-5 साल बर्बाद किए डावखरे के नाद में लग के। मगर वो ठीक है, वो पॉलिटिकल चलता है। एक उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आते हैं। उनके सर 2 बेटे थे, एक तो आज राजनीति में सक्रिय है पूरी तरह से, 2 बार आमदार प्रबोध है और निरंजन है। तो बड़े बेटे प्रबोध जी, क्या लगता है कि जो विरासत था सर प्रबोध के बारे में तो ऐसा है कि वो मेरा जो बेटा है सुनील करके, वो और प्रबोध एक साथ स्विट्जरलैंड में पढ़े हैं। वो दोनों एक समय ही वहाँ गए थे जी, होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए, और साथ में ही रहते थे, हॉस्टल में भी एक जगह रहते थे और बहुत करीबी दोस्त थे। मतलब परसों ही हमारी मेरे बेटे से बात हो रही थी। मैं बोला आज थाना में कैसे आ गए तुम विद फैमिली? तो बोले नहीं आज प्रबोध के घर खाना है। मैं बोला कौन कौन आ रहे हैं? कौन कौन है, मैं ही आ रहा हूँ, हमारी दोस्ती है। तो उसकी और उसकी बहुत एकदम खास दोस्ती थी। और प्रबोध एकदम सरल साधा लड़का है जी, कोई डावपेच नहीं, मतलब कोई उसका, और वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता था सर। वो अपना बिजनेस कर रहा है ना, वही उसका नेचर है। निरंजन जो है वो पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया लड़का है, मगर उसका भी पॉलिटिक्स पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। तो निरंजन आपको निगेटिव नहीं दिखाई देगा कभी किसी के बारे में अग्रेसिव बुरा नहीं बोलेगा। अग्रेसिव नहीं। डावखरे साहब बोलते थे, डावखरे साहब तो सब बुरा भी बोलते थे, भला भी बोलते थे, पर निरंजन के मुंह से मैंने कभी निगेटिव चीज नहीं। सर एक सभ्यता का थाना की राजनीति ना बहुत गंदी होती जा रही है। वो गाली गलौज की हो रही है, भ्रष्टाचार की हो रही है, अलग अलग प्रकार के गठबाजी की हो रही है। पूरे महाराष्ट्र का प्लेस है। हाँ, मगर थाना में भी देख रहे हैं ना, तो ये चिखल में कमल उगलता है वैसा ही ये कमल है, और है भी अभी कमल में वो। बिल्कुल। मगर बहुत एक सज्जन सुस्वभावी लड़का है। प्रबोध भी सुस्वभावी सज्जन लड़का है, ये भी वैसा ही है। तो मतलब राजनीति में इस प्रकार की दुर्मिळ है। यंग जनरेशन में बहुत सारे लोग क्या क्या कारनामे करते बच्चे, और ये वसंत डावखरे के जीवन में उनको प्राउड फील, एज ए फादर ही वुड फील प्राउड अबाउट हिज सन बोथ। वो दोनों का मैं ये करता हूँ कि निरंजन तो डावखरे साहब की जो नीति थी कि सबकी मदद के लिए भागो, जी तोड़ मेहनत करो, तो वो भी कर रहा है। वहाँ इधर थाना का अध्यक्ष था तो भी उसने पार्टी को एक बेच दिया। आज एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मिनिस्टर बनते थे ना तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाते, तो थाना का पहला मुख्यमंत्री वो होते थे। बिल्कुल ऐसा होता था, वो नहीं हुआ। मगर ये अभी निरंजन अगली बार मंत्री बनेगा सर जी। इसके बाद अभी वो क्या प्रीफर करता है, मतलब विधानसभा में जाना प्रीफर करता है या पदवीधर में ही जाना पसंद करेगा? क्यों उसका भी इलेक्शन आ रहा है, मुझे मालूम नहीं, मगर उसका मंत्री बनना तय है। और फडणवीस साहब की उसके ऊपर बड़ी अच्छी खासी ये है, क्या बोलते हैं, हाथ है, आशीर्वाद है। क्योंकि एक बार बात निकली थी थाना की, तो बोले उन्होंने, वो मुझसे पूछते हैं थाना के लोगों के बारे में, बोले निरंजन कसा वाटतो? म्हणजे अत्यंत सभ्य सुसंस्कृत, आणि खरं सांगायचं तो खरा भाजपवाला तोच आहे बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय कन्विक्शन और कमिटमेंट। तो उसका भवितव्य मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है।
सर आखिरी सवाल एक पूछ लेते जाते जाते कि डॉक्टर साहब अगर आज होते, आज की मौजूदा राजनीतिक हालत जिस तरह से हो रही है, 2019 के बाद जिस तरह से हो रही है, तो क्या लगता है कि उनकी भूमिका क्या रहती? मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि वो अजीत दादा के साथ रहते या पवार साहब के साथ रहते? बहुत कुछ पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके बेटे बीजेपी में गए, वो भी तो सवाल है। सर वो उनका देहांत होने से पहले जी उनका बातचीत हो चुका था बीजेपी में जाने के बारे में। जी, उन्होंने निरंजन का बीजेपी में जाना सुनिश्चित करके ही वो गए। अच्छा, तो वो भी जिस समय विखे पाटिल वगैरह सब जा रहे थे या निरंजन गया, वो उसी समय बीजेपी में जाते थे और बीजेपी की ओर से अभी संजय केरकर की जगह चुन के भी आ सकते थे। एक बार बीजेपी गए अगर वो, तो वहां से चुन के भी आ सकते थे। और अगर बीजेपी की सरकार जो अभी है उसमें तो मंत्री भी हो सकते थे, क्योंकि उनका डिजर्विंग ये है। तो वो बीजेपी में होते हैं, वो पवार या अजीत दादा के लफड़े में नहीं पड़ते, बीजेपी में होते हैं। और उनका जो एक क्या मिलनसार स्वभाव था, ये था, उसके लिए उनको वही पार्टी अच्छी थी। अभी देखते हैं जो उनके बारे में थानेकर जो सोचते थे ख्वाब, अभी ये निरंजन पूरा करेगा, मंत्री तो बनेगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर देखते हैं आगे उसका करियर कैसा बढ़ता है। और हम जैसे जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं, अच्छे और सच्चे मित्र हैं, उनको अभी इन बच्चों को ही आशीर्वाद देना चाहिए। बिल्कुल, और देंगे और दे रहे। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा ये था, डॉक्टर साहब का आज जो है जयंती है, उसके ऊपर जो है उनकी जो राजनीतिक कैरियर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।